गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी विषय से पाठ 16 नमक कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं और इसकी लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। पाठ का सार जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेखिका के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर मूल रूप से उर्दू कथाकार है, इसलिए उनकी कहानी के जो पात्र हैं वो अधिकांश मुस्लिम पात्र हैं और उर्दू शब्दों का प्रयोग भी आपको कई स्थानों पर नज़र आएगा। आपका जन्म राजस्थान के अजमेर ज़िले में हुआ है और आपने जो भी कहानियाँ लिखी हैं उनमें धार्मिक सहिष्णुता, पारिवारिक मूल्यों को उन्होंने हमेशा प्रधानता दी है। सम्मान के विषय में अगर हम बात करें तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी से उन्हें पुरस्कार मिला है और उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। आज हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। आइए इसके पहले भाग की तरफ चलते हैं। पहला भाग है भारत पाक विभाजन का यथार्थ। इस विषय से हम सब अवगत हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन काफ़ी लंबे समय पहले हुआ, लेकिन इस विभाजन के बाद, इस बंटवारे के पश्चात दोनों देशों के लोग अपने अपने धर्मों के आधार पर पलायन करने लगे और हमारी ये कहानी भी उन्हीं पलायन करने वाले लोगों से जुड़ी है। साथ ही इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वह है एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है सफ़िया। सफ़िया वर्तमान समय में भारत के लखनऊ शहर में रह रही हैं और एक दिन वो एक कीर्तन में शामिल होती हैं जहां उनकी मुलाकात अपनी माँ स्वरूपा, एक बुज़ुर्ग महिला से होती है जिन्हें कहानी में सिख बीवी के नाम से संबोधित किया गया है। जिस समय इनसे मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद अपनापन और लगाव महसूस करने लगती हैं। शायद उसका एक कारण यह भी रहा कि सिख बीवी काफ़ी हद तक सफ़िया की दिवंगत माँ के जैसी ही लगती थी, इसलिए सफ़िया को उनके साथ थोड़ा सा अपनापन महसूस होने लगा। काफ़ी समय तक जब सफ़िया सिख बीवी की तरफ देखती रहती हैं तो सिख बीवी अपनी बहू से उसके विषय में जानकारी मांगती हैं। सिख बीवी की बहू उन्हें बताती है कि यह सफ़िया नाम की एक महिला है जो हमारे पड़ोस में रहती हैं और अब अपने परिजनों से मिलने अपने मायके लाहौर जा रही हैं। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीवी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि सिख बीवी का जन्म स्थान लाहौर रहा है और बातों ही बातों में वो लाहौर से जुड़ी तमाम यादों को पुनः जीवंत करती हैं। सफ़िया के साथ काफ़ी देर तक उनकी बातचीत होती है और इस दौरान वह उन्हें बताती है कि वह अपने मायके लाहौर जा रही है। ऐसे में वह सिख बीवी से कहती हैं कि यदि वो उनसे कुछ लाहौर से मंगवाना चाहे तो उसे आदेश दें। तब सिख बीवी का कहना है कि उपहार स्वरूप अगर वो थोड़ा सा उन्हें लाहौरी नमक लाके दे सके तो उनकी मेहरबानी होगी। सिख बीवी को लाहौरी नमक लाकर के देने के लिए सफ़िया अपनी रजामंदी दे देती है और इस तरह से उन्होंने उस दिन उनसे पहली बार मुलाकात की, लेकिन दोनों के बीच इतना प्यार, इतना अपनापन का एक रिश्ता कायम हो गया मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। कहानी के दूसरे भाग में हम देख रहे हैं कि सफ़िया का पाकिस्तान में स्वागत। चूँकि सफ़िया को अपने मायके जाना है, लाहौर जाना है और लाहौर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो जिस समय सफ़िया लाहौर में अपने परिजनों से और मित्रों से मिलती है तो उसका बहुत आवभगत की जाती है, उसका बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है। 15 दिन के लिए सफ़िया पाकिस्तान में यानी लाहौर में रुकती है और देखते ही देखते ये 15 दिन का समय बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। लाहौर पहुंचने के बाद परिजनों से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना, मुलाकात करना, दावतों में शामिल होना, तो इस तरह से वक्त मानो पंख लगाकर उड़ जाता है और देखते ही देखते सफ़िया का 15 दिन का जो समय है लाहौर में रुकने का वो ख़त्म होता है।
सफ़िया का एक भाई भी है जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत है और सफ़िया अपने भाई से नमक के विषय में चर्चा करती है कि वह भारत में एक बुज़ुर्ग महिला से मिली, सिख बीवी, जिनका वतन लाहौर रहा है और उनको उपहार स्वरूप वह नमक ले जाकर देना चाहती है। ऐसे में भाई उसे बहुत समझाता है कि नमक ले जाना गैरकानूनी है और आप जब कस्टम के जंगले से गुजरेंगी, कस्टम जब आपके सामान की जांच करेगा और उस समय यदि आप नमक के साथ गिरफ्तार की जाती हैं तो उससे उन सब की बदनामी भी होगी और साथ ही सामान को बिल्कुल बिखेर दिया जाएगा। लेकिन सफ़िया जो कि एक साहित्यकार है, मूल रूप से वह भावनाओं को ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि उसका मानना है कि कानून भी तो हम आम इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं और कानून शायद हमें इस बात की इजाज़त दे ना दे, लेकिन भावनाएं हमें इस बात की इजाज़त देती हैं कि हम दोनों देशों की सीमाओं को एक तरफ करके और आपसी प्यार और सौहार्द बनाए रखें। तो इस तरह से वह नमक को भारत ले जाने के लिए उसे समझाने का प्रयास करती हैं और भाई उसे मना करता है कि नमक ले जाना गैरकानूनी है। सफ़िया का कहना था कि प्रेम और शालीनता तो कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में काफ़ी लंबे समय तक दोनों भाई बहनों के बीच बहसबाजी होती है, लेकिन अंततः भाई के द्वारा जब क्रोध किया जाता है तो सफ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सफ़िया की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभी भी नमक को किसी तरह भारत ले जाने की जो बात है वो कौंध रही है। आगे तीसरे भाग में हम देखते हैं कि नमक को कस्टम से निकालने की योजना। जिस दिन सफ़िया को लाहौर से रवाना होना है, उसकी पूर्व रात्रि में सफ़िया अपनी सारी तैयारियां कर लेती हैं। बहुत सारा सामान सफ़िया के परिजनों ने भी उसे दिया है, किस तरह से वो उन सबको व्यवस्थित रूप से अपने साथ लेके जाए, इसके लिए वह कार्य कर रही है। साथ ही अब उसके सामने एक समस्या आई कि एक छोटी सी पुड़िया, एक बादामी रंग की छोटी सी पुड़िया जिसमें सेर भर लाहौरी नमक है, उसको वो किस तरह से लेकर जाए ताकि उनकी भावनाओं का भी सम्मान हो और कानून भी ना तोड़ा जाए। ऐसे में उसने देखा और याद किया कि जिस समय वह भारत से लाहौर आई थी तो कस्टम अधिकारियों के द्वारा फलों की टोकरी की जांच नहीं की जा रही थी। तो उसे भी ये समाधान ज़्यादा बेहतर लगा और उसने अपने पास रखे कीनुओं की टोकरी में अपनी इस पुड़िया को छुपाया। टोकरी में जितने भी कीनू रखे थे उन्हें सबको बाहर निकाला और उसकी टोकरी की तह में उसने उस छोटी सी बादामी रंग की पुड़िया को रख दिया। रखते समय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्रिय को कब्र में दफना दिया हो। बड़े भारी मन से वो उसे वहाँ रखती है और उसके पश्चात उन सब पर वापस से कीनुओं को सजा देती है। और आखिरकार रात में जब वो सो रही है तो उसके स्वप्नों में सिख बीवी आती है, तो उसे एहसास होता है कि नहीं, मुझे सिख बीवी के लिए किसी भी तरह से इस लाहौरी नमक को लेकर के ही जाना है, क्योंकि सफ़िया ने सिख बीवी को अपनी माँ का दर्जा दिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग में कि सफ़िया की वापसी। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सफ़िया को रवाना होना है। लाहौर स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार में सफ़िया बैठी है। प्रतीक्षालय में यानी वेटिंग रूम में बैठी सफ़िया अपनी समस्या के बारे में चिंतन कर रही है और तभी वह अपने सामने से गुजर रहे एक कस्टम अधिकारी से चर्चा करती है। कस्टम अधिकारी को वह बताती है कि मैं एक नमक की पुड़िया लाहौर से भारत लेके जा रही हूँ और उसका कारण सिख बीवी हैं जिनसे वह बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ चुकी हैं। सफ़िया के द्वारा सारी कहानी को सुनने के पश्चात वह व्यक्ति
जो उस समय वहाँ पर कस्टम अधिकारी के तौर पर कार्यरत है, वह चुपचाप पुड़िया को वापस से सफिया की तरफ सरका देता है और कहता है कि इसे आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसने कारण बताया कि बेशक वो लाहौर में कार्यरत है, वो उसकी कर्म भूमि है, लेकिन उसका देश, उसका दिल आज भी दिल्ली से जुड़ा है। तो हिंदुस्तान का निवासी है और वह इस बात को बेहद करीबी से, बहुत खूबसूरती से जानता है और समझता है कि देश की सीमाएं प्यार से सर्वोपरि नहीं होती। ऐसे में वो सफिया के मनोभावों को समझता है और चुपचाप वह नमक की पुड़िया उसको लौटा देता है। आगे 5वें भाग में हम देखते हैं कि भारतीय सीमा में सफिया का प्रवेश। लाहौर से जब ट्रेन रवाना हुई, अटारी स्टेशन पर पाकिस्तानी पुलिस उतर जाती है और भारतीय पुलिस के सिपाही चढ़ते हैं। सफिया उन्हें देखते हुए हैरान रहती है और सोचती है मन ही मन कि दोनों देशों के लोग एक से हैं, दोनों देशों के दिलों में प्यार मोहब्बत की भावनाएं हूबहू है। यहाँ तक कि अगर एक दूसरे के प्रति कुछ अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक एक से हैं। ऐसे में वह सोचते सोचते भारत की सीमा में पहुंची, अमृतसर पहुंची। अमृतसर पहुंचने पर पुनः जब उसके सामान की जांच होने लगी तो उस समय वहां पर उसे ढाका देश के एक कस्टम अधिकारी से मिलना होता है और कस्टम अधिकारी को वह नमक से जुड़ी बात दोबारा से समझाती है। वह कस्टम अधिकारी भी भारत में अपनी नौकरी कर रहा है, लेकिन दिल उसका आज भी ढाका से जुड़ा है। ऐसे में वो कस्टम अधिकारी पुनः उसे अनुमति दे देता है कि वह नमक लेकर जा सकती है। साथ ही यह भी कहता है कि जामा मस्जिद को भी आप हमारा सलाम कहिएगा। ये बात जो दिल्ली से जुड़े कस्टम अधिकारी थे वो उन्हें पूर्व में कह चुके हैं। तो दोनों तरफ जब उसने इस बात के बारे में सोचा तो उसे लगा कि दोनों तरफ के लोग बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से हमारा देश दो हिस्सों में बटा। आगे अगर हम इस बारे में निष्कर्ष निकालें तो सफिया स्टेशन से गुजरते समय पुल पर खड़ी खड़ी काफ़ी देर तक इस बात के बारे में चिंतन मनन करती है कि क्या सरहद का बंटवारा करने से लोगों के दिल और भावनाओं को बांटा जा सकता है, क्योंकि सीमाएं प्यार और अपनेपन को रोक नहीं सकती। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी कहानी की जो मुख्य पात्र हैं सफिया, वो गैर कानूनी तरीके से नहीं बल्कि कानून से इजाज़त लेकर प्रेम के उपहार नमक की पुड़िया को भारत लेकर लौट आती हैं। तो हमारी इस कहानी में हम ये समझ पाएंगे कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण, खासकर विस्थापित हुए लोगों की जो स्थितियां हैं उसका चित्रण लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से किया और इस बात की सीख दी है कि दोनों देशों के लोग झगड़ा, बंटवारा या अलगाव नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़कर रहना चाहते हैं। बेशक इसमें राजनीतिक कारण आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद एक बार वापस हम सब मिलजुल कर रह सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।